हेलो बच्चों, मैं आरपी शिरगामी बोल रही हूँ। आपको इस मेरे वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं और सुरक्षित हैं ना? हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग और हम सब लोग, बल्कि हर एक भारतवासी अच्छा और सुरक्षित ही है, क्योंकि भारत की सरहदों पर दिन रात, हर पल, हर क्षण, हर मौसम से जूझते हुए अपने घर से, परिवार से दूर रहकर भारत के रक्षा दलों में जल सेना, वायु सेना और भूसेना के सैनिक हमारी रक्षा करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं, है ना? इसीलिए हम सब आज़ाद भारत में अच्छे और सुरक्षित हैं। बच्चों, भारत की सेना की बात आई है तो आज भारत की सेना पर कुछ पंक्तियों को सुनाकर ही हम पाठ शुरू करते हैं। हर इंसान में एक सैनिक रहता है। वही सैनिक जिंदगी की जंग लड़ता है, मगर हर सैनिक सिर्फ एक सैनिक होता है। उनको उनके कर्तव्य से कोई भी भटका नहीं सकता। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और पत्नी, उनके लिए तो सब कुछ वतन ही होता है। ऐसे वीरों को शत शत बार प्रणाम करती हूँ। और आज हिंदी विषय 8वीं कक्षा में मेरा देश मेरी माँ, इस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी में एक सैनिक की कहानी है जिनका नाम है आशाराम त्यागी। आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे। 21 दिसंबर 1965 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें वे शहीद हुए थे। उनके युद्धोपरांत मरने के बाद, शहीद होने के बाद महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया था। तो पहले पाठ का आशय देखेंगे। पाठ 3, मेरा देश मेरी माँ। संकलित। संकलित का मतलब होता है संग्रहित कहानियों में से लिया हुआ। आगे देखेंगे पाठ का आशय। युद्ध से देश की रक्षा करना भारतवासियों का परम कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। वे अपने कर्तव्य से सजग होते हैं। बच्चों, मेरा देश मेरी माँ, इस कहानी में शत्रु सेना से रक्षा करना हर भारतवासियों का कर्तव्य होता है। पुनीत का मतलब होता है पवित्र कर्तव्य। लड़ाई में कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए और हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और युद्ध को जीतना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पर सिखाया गया है, यानी कि युद्ध में कभी डरना नहीं चाहिए और शत्रु से डरना नहीं चाहिए। उन्हें डर कर पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। और बच्चों को यहाँ पर सिखाया गया है साहस और वीरता से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने कर्तव्य के बारे में यहाँ पर हमेशा सजग रहने की बात सिखाई गई है। सजग यानी कि हमेशा तैयार रहना। तो पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को हम लोग देखेंगे। नए शब्दार्थ। पहले बच्चों नए शब्दार्थों को लिख लीजिए। हमला, इसका मतलब होता है आक्रमण करना। आक्रमण करना। चौका देना। चौका देना यानी कि ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸುವುದು, ಚಕಿತ್ करना।
विस्मित करना। उसके बाद आता है ममत्व, यानी कि ममता, प्रीति। रूंध जाना, ಗದ್ಗದ್ ಹೋನ, मतलब ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಠ ತುಂಬಿ ಬರುವುದು. यानी कि बहुत दुख भर के आना. अभेद्य, जिसको कभी तोड़ा न जाए, मतलब ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭೇದಿಸಲಾರದ. झूंझना, ಲಡ್ನಾ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. दायित्व ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, जिम्मेदारी, जवाबदारी. मौत ಅಂದರೆ मरण. संभालना, संभालना. भार ऊपर लेना, संकट से बचाना, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರ ಮಾಡುವುದು. दिल दहला देना ಅಂದರೆ ಭಯಭೀತ್ ಕರ್ನಾ, ಹೃದಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವುದು. ನಡುಗಿಸುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇಂತಜಾರ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ನೋಡುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಧ್ವಸ್ತ್ ಕರ್ನ, ನಾಶ ಮಾಡುವುದು. तो बच्चों, इस पाठ में यहाँ पर कुछ नए शब्द यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं. तो आगे हम लोग कहानी को शुरू करेंगे. तो ये कहानी है सन 1965 की कहानी है. सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था. किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी. तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया. अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया. छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत आने का आदेश भेजे गए. तो देख लीजिए बच्चों, ये कहानी शुरू होती है 1965 की कहानी. तो एक दिन शाम का समय था, तो सारा वातावरण बिल्कुल शांत था. कोई दुश्मनों को आक्रमण करने का आशंका बिल्कुल नहीं था. तो शांत वातावरण को देखते हुए अधिकारियों ने हमारे भारत की सेनाओं को अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए छुट्टियां दिए हुए थे. तो इसी समय इसका फ़ायदा उठाते हुए दुश्मनों ने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था. तो अचानक दुश्मनों के हमले से हमारी भारतीय सेना को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अधिकारियों ने तुरंत छुट्टियों को बिताते हुए सैनिकों को वापस अपने कर्तव्य पर हाजिर होने के लिए, कर्तव्य को निभाने के लिए आदेश को भेज दिया गया. देख लीजिए यहाँ पर कर्तव्य को निभाते हुए सैनिकों का चित्र. आगे बढ़ते हैं. छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया. माँ का ममत्व जाग उठा. आँखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया. मातृभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. देखो बच्चों, यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने गए
भारतवासियों में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो उसमें से यहाँ पर मेजर साहब भी है। तो मेजर का मतलब होता है एक ओहदा, ಒಂದು ಹುದ್ದೆ। तो छुट्टियाँ बिताने के लिए गए हुए मेजर साहब को भी चिट्ठी मिलती है और उन्हें आदेश मिलता है कि वापस अपने कर्तव्य पर आने के लिए। तो वो जाने की तैयारी कर लेते हैं और सबसे पहले जाते समय अपनी माँ को बताते हुए उनके पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। और जब वो जाने की तैयारी करते हुए अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए झुक जाते हैं, पैरों को छू लेते हैं, तो माँ का ममत्व जाग उठता है। ಮಮತ್ವ का मतलब होता है ಪ್ರೀತಿ। और ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಠನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। आँखों में आंसू भर जाते हैं और ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। लेकिन बेटे को सीने से लगाते हुए उन्होंने तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण उनके मन में आ जाता है और युद्धभूमि को जाते हुए अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर वो आशीर्वाद देते हुए अपने बेटे को, अपने दुख को अपने हृदय में ही छुपा लेते हैं और जाते हुए बेटे को धैर्य से वो विदा करते हैं और कहते हैं, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। जाओ और दृढ़ता के साथ क्या करो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम हमेशा याद रखो, हमारी भारतीय सेना की परंपरा है कि युद्ध भूमि में प्रत्येक सैनिक सीने पर ही गोली खाता है, अपने पीठ पर नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर अगला चित्र है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मेजर साहब है, वो जाते हुए युद्ध भूमि से पहले वो अपने माँ का आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। युद्ध भूमि में जाते हुए अपने बेटे को वो मातृभूमि का स्मरण दिलाते हुए अपने कर्तव्य के बारे में सजग करते हुए वो क्या कर रही है, अपने बेटे को धैर्य के साथ अपने दुख को अपने हृदय में छुपाकर अपने बेटे को विदा करती है और जाते हुए अपने पुत्र को बताती है कि प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य होता है कि गोली जो है अपने हृदय पर ही लेना है, पीठ पर नहीं। यानी कि युद्ध भूमि में कभी डरकर पीठ नहीं दिखाना चाहिए और प्रत्येक सैनिक जो होता है अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और युद्ध भूमि में भारतीय परंपरा को निभाते हुए धैर्य के साथ विजय माला को पहनना चाहिए। तो विजय होकर लौटने की बात का आशीर्वाद देते हुए मेजर साहब को उनकी माँ युद्ध भूमि के लिए विदा करती है। तो आगे बढ़ते हैं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको युद्ध भूमि का चित्र दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है बहुत ही भीषणता से शुरू हो चुका था, पूरी तरह से फैल रहा था। यानी कि युद्ध बहुत ही जोर से तीव्र गति से चल रहा था। यहाँ पर इच्छोगिल नहर एक प्रदेश है जो लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रदेश में, इस इलाके में दुश्मनों ने एक बहुत बड़ी चुनौती का दीवार खड़ा कर दिया था। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, छुट्टियां बिताने गए सैनिक जब हमारे सरहद के कर्तव्य पर ज़्यादा सैनिक नहीं थे, तभी दुश्मनों ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर पहले से ही तैयारी कर रखी थी, है ना। तो इसके वजह से उस दीवार को
भेदने की तैयारी भारतीय सेनाओं पर बिल्कुल भी नहीं था। तो इतने बड़े शत्रुओं के सेनाओं के इस दीवार को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था, एक बहुत बड़ा सवाल था बच्चों। तो इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? तो ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी उठानी थी। तो इस जिम्मेदारी को कौन उठाएगा, कौन निभाएगा? इस दीवार को कौन तोड़ने वाला है? तो आगे देखते हैं कि इस जिम्मेदारी को कौन उठाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर युद्ध चल रहा है और हमारे भारतीय सैनिक आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मनों ने मौके का फ़ायदा उठाकर हमला तो कर दिया था, लेकिन हमारे भारतीय सैनिक डरने वाले थोड़े ही हैं। वो मौत का परवाह किए बिना अपने मौत से जूझते हुए सीधे मौत के मुंह में जा रहे थे, लेकिन वो बिना डरे हुए धैर्य के साथ आगे ही आगे बढ़ रहे थे। हमारे सैनिकों के कदम डर के मारे, भय के मारे कभी रुके हैं? आप चित्र में देख सकते हैं, हमारे भारतीय सैनिक, उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। अचानक वो छुट्टियां बिताने गए थे, अपने कर्तव्य पर आ गए थे, लेकिन फिर भी वो धैर्य के साथ, तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। लेकिन उस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उस दायित्व को स्वीकार किया गांव से वही आए हुए मेजर साहब, जो माँ का आशीर्वाद लेकर आए थे। तो उस मेजर अधिकारी ने उस अभेद्य दीवार को तोड़ने का, भेदने का जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर लिया और उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़े। तो आप चित्र में देख सकते हैं, मेजर साहब अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार थे। तो इच्छोगिल नहर के उस इलाके को संभालते हुए वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं। तो युद्ध भीषणता से शुरू हो चुका था। आगे देखते हैं। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए बच्चों, हमारे भारत के सैनिक मौत की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे थे और मेजर साहब भी मोर्चे को पूरी तरह से संभालते हुए धैर्य के साथ धीरे धीरे अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं आगे बढ़ने का चित्र। तो दुश्मन तैयारी से बैठे थे, तो गोलियां जो थी जोर जोर से हम पर बरसा रहे थे। गोलियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि कानों को, पर्दों को फाड़ते हुए निकल रही थी। आप देख लीजिए, यहाँ पर गोलियों का चित्र भी यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो गोलियों की आवाज़ जो थी सैनिकों के कानों को भी फाड़ रहे थे। तो इस प्रकार भीषणता से युद्ध चल रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसीलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखो बच्चों, मेजर साहब पर तो देशभक्ति का जोश बहुत पूरी तरह से छाया हुआ था।
वो अपने देश की रक्षा के लिए आगे ही आगे बढ़ रहे थे। उनके पास इंतज़ार करने का वक्त भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अचानक हुए इस हमले से वो छुट्टियां बिताने गए थे, तो वापस आने पर उनको तैयारी करने का मौका बिल्कुल भी नहीं था और इंतज़ार करना भी वहाँ पर मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। तो मेजर साहब आगे बढ़ते गए और गोलियों को धड़ाधड़ करते हुए दुश्मनों पर बरसाते हुए आगे ही आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य था सबसे पहले दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करना। ध्वस्त का मतलब होता है नाश करना। टैंकों को आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। टैंकों को वो ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मेजर साहब धैर्य के साथ कैसे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, टैंकों को नाश कर रहे हैं। देख लीजिए, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक के साथ एक सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, दुश्मन बहुत ही पास है। मैंने पहले ही कहा था कि युद्ध जो है भीषणता से शुरू हो गया था और दुश्मनों की गोलियां उनके कानों को भी फाड़ती हुई गुजर रही थी और गोलियां इतने पास से चल रही थी कि सनसनाती हुई वो हमारे भारतीय सेनाओं पर बरसा रहे थे। लेकिन फिर भी उस समय मेजर साहब को युद्ध भूमि में अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे। उसी समय दुश्मनों की कई गोलियां जो थी भारतीयों की सेनाओं पर बरसा रहे थे। तभी मेजर के पेट और हाथ पर भी कुछ गोलियां घुस जाती है, उनके हृदय पर भी लग जाती हैं। लेकिन उस वक्त माँ के शब्द मेजर साहब को याद आ रहे थे कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के शब्द उन्हें बार बार प्रेरणा दे रहे थे। तो अपने माँ के आशीर्वाद को वो ध्यान में लाते हुए, उनके वचनों को याद करते हुए, अपने चोट को भूलकर परवाह न किए बिना वो क्या कर रहे थे, गोलियों को अपने सीने पर ही ले रहे थे। उनके हृदय में गोलियां जो थी घुस गई थी, लेकिन उन्हें बहुत ही दर्द भी हो रहा था, लेकिन माँ के शब्द उन्हें प्रेरणा दे रहे थे। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। देख लीजिए बच्चों, भारतीय सेनाओं के पास ज़्यादा समय नहीं थी तैयारी करने की और ऐसे में इच्छोगिल नहर का मोर्चा संभालते हुए मेजर साहब आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दुश्मनों ने पूरी तैयारी करके हमला किया था। तो इस स्थिति को समझते हुए अधिकारियों ने क्या किया था, पीछे आने का आदेश हमारी भारतीय सेना को दिया था। तो मोर्चे को किसने संभाला था, मेजर साहब ने संभाला था। जब उनको आदेश मिला तो उन्होंने माँ के शब्द को याद किया, कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं चाहिए। तो माँ के शब्द के प्रेरणा को उन्होंने याद किया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर फैसला किया। अधिकारियों ने आदेश दिया था कि पीछे हटे, लेकिन वो धैर्य के साथ आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारी पर वो युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। आगे
बढ़ते हुए कदम को उन्होंने पीछे नहीं लिया। वे आगे ही आगे बढ़ते गए और युद्ध को जारी रखा और दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया और अपने ही दम पर उन्होंने विजयश्री को गले लगाकर ही दम लिया। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, वो पूरी तरह से घायल हैं और विजय माला को यानी कि अपने भारतीय झंडे को उन्होंने फहराकर ही दम लिया। लेकिन युद्ध भूमि में दुश्मन के सही बहुत सारे गोलियां जो थे उनके हृदय में और पेट में और हाथों में घुस गई थी। वो पूरी तरह से घायल थे। हमारे भारतीय सेना उन्हें उठाकर लेकर आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। देख लीजिए, युद्ध भूमि के बाद विजय माला को पहनने के बाद घायल हुए मेजर साहब को अस्पताल में लाया जाता है, अमृतसर के अस्पताल में। तो वहाँ पर जब तक उन्हें अस्पताल लाया जाता है तब तक गोलियां पूरी तरह से उनके हृदय के अंदर के भाग में घुस चुके थे। उनकी छाती जो थी बिल्कुल छलनी की तरह हो चुका था। पूरी तरह से रक्त जो है बह चुका था और सारे अधिकारी उनकी स्थिति को देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता है और डॉक्टर जो है उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियां इतनी अंदर घुस गई थी कि उनको बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। उसके बाद अधिकारियों ने पूछा, आखिर आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या? तो गोलियां उनके सीने में अभी भी थी। गोलियां उन्हें बहुत ही दर्द कर रहे थे, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मेजर साहब ने अपने अधिकारियों से कहा, जी हाँ, मेरे माँ तक ये संदेश पहुँचा दीजिए कि आपके बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। ये शब्द सुनकर सारे अधिकारी बहुत ही उन्हें आश्चर्य होता है। अपनी माँ तक, उनकी माँ तक एक संदेश वो पहुँचा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर अमृतसर का अस्पताल आपको दिखाई दे रहा है और आखिरी वक्त में भी अपनी माँ के बारे में वो बता रहे हैं। अधिकारी वहाँ पर पूछ रहे हैं, लेकिन वो दर्द को छुपाते हुए एक सैनिक के कर्तव्य को उन्होंने अपने माँ की प्रेरणा से कैसे पूरा किया और वो अपनी माँ तक संदेश पहुँचाना चाहते थे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी माँ के आशीर्वाद को निभाया, अपने भारतीय परंपरा को निभाया। तो ये बात अपनी माँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने विनती की, अपनी आखिरी बात को अपने अधिकारियों से बताया। ये बातें सुनकर सारे सैनिक जो थे आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में दुख उभर कर आता है। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। उन्होंने भारत माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। तो बच्चों, आपने सुना और आपने यहाँ पर चित्र में देखा भी कि किस प्रकार मेजर साहब ने
अपने कर्तव्य को निभाया। ऐसे बहादुर सैनिक कौन थे, मेजर साहब कौन थे? तो उनका नाम है आशाराम त्यागी। आशाराम त्यागी जी अपने कर्तव्य को निभाते हुए हमारे भारत पर निछावर कर दिया अपने प्राणों को, वो अमर हो गए। ऐसे भारतीय सैनिक को हमें नमन करना चाहिए। दीपक बुझ गया पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। तो ऐसे सैनिकों को प्रणाम करती हूँ मैं। तो एक बार और नए शब्दार्थों को देख लीजिए। तो आज हमने मेरा देश मेरी माँ इस पाठ के बारे में जानकारी ली। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।